चलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ITS 5 के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का पहला सवाल है। बात कर लेते हैं। देखिए 91 की बात करेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ। 91 में जब हम बात करेंगे तो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है मियोसिस एंड विथ टीलोफेज सेकेंड in which the two group of chromosome once again get enclosed by a nuclear membrane। कह रहा है कि मियोसिस सेकेंड का जो टीलोफेज सेकेंड है उसमें क्रोमैटिन जो है वो अपोजिट पोल पे चले गए हैं, क्रोमोसोम वो डीकंडेंस हो गए और वो किससे इन्वेलप, किससे सराउंड कर गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रायड ऑफ सेल 4 हैप्लॉइड सेल। तो कह रहा है ना कि टीलोफेज सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो टीलोफेज सेकेंड अगर दो सेल में टीलोफेज सेकेंड में कहानी क्या है कि फाइनली ये होगा, दो आपको क्या दिख जाएंगे, दो आपको सेल दिखेगा। आ रही बात समझ में। प्रत्येक सेल में दो दो न्यूक्लियस। जब इसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक सेल से दो न्यूक्लियस और दूसरे सेल, एक सेल से दो सेल और दूसरे सेल से दो सेल। तो ये जो बने ये क्या है, टेट्रायड ऑफ सेल है। क्या ये टेट्रायड ऑफ सेल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 91 का पहला भी स्टेटमेंट सही है और चौथा दूसरा भी सही है। इसका मतलब बोथ आर करेक्ट। तो 91 का आंसर होगा पहला। 91 का आंसर जो है वो है पहला। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं। चलिए देखिए, अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद एक फिगर वाला क्वेश्चन है। ये जब पेपर आपके पास रहेगा तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। मैं आंसर बताता हूँ। 93 में जब हम देखेंगे तो याद रखिएगा कि 93 में इसमें जो थर्ड दिया हुआ है, तीसरा वाला ऑप्शन, ये क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है। तो पहले तीसरा आएगा क्रॉसिंग ओवर, यानी प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो उसके बाद सेकंड जो दिया हुआ है वो सेकंड फोर्थ दिया हुआ है वो मेटाफेज सेकंड, यानी ये जो है ये प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहा है। यहाँ जो बात कर रहा है वो मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहा है। उसके बाद अगर हम आएंगे तो इसमें जो हमारा थर्ड वाला सेकंड जो दिया हुआ है जो फिगर, ये किसकी बात कर रहा है। तो सेकंड जो फिगर बात कर रहा है ये मेटाफेज सेकंड की बात कर रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट फिगर बात कर रहा है ये बात कर रहा है, याद रखिएगा, एनाफेज सेकंड की, एनाफेज सेकंड की। तो आपका आंसर जो होगा वो थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ऐसा आपको आंसर सेकंड वाले में मिलेगा। तो आप 93 जो ऑप्शंस है, 93 क्वेश्चंस, इसमें आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 95 में क्या पूछा गया आपसे। 95 में पूछा गया है कि टेट्रायड किससे मिलके बना होता है। याद रखिए टेट्रायड की जब हम बात करते हैं तो बीच में आपका ये सेंट्रोमियर और इस सेंट्रोमियर से दो क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये दो क्रोमैटिड्स याद रखिएगा अटैच होते हैं। इन दोनों क्रोमैटिड्स को जो पास बुलाने का काम करता है वो होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है वो होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हम कलर ले लेते हैं। देखिए ये जो पास बुला रहा है ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों को पास बुला रहा है। आ रही बात समझ में। चलिए इसको हम बोलते हैं, ये पूरा जो है ये है टेट्रायड। ये क्या है, टेट्रायड। तो आपसे कोई पूछे कि टेट्रायड किसका बना है, तो एक टेट्रायड में दो क्रोमोसोम है, 1 और 2, दो क्रोमोसोम है और प्रत्येक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स हैं। तो ऐसा जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, याद रखिएगा 95 में सेकंड ऑप्शन, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों टेट्रायड जो है ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी होमोलोगस पेयर है। और फिर इसमें उसके आगे लिखा होगा ईच विथ 2 क्रोमैटिड्स, और प्रत्येक जो है ना, ये प्रत्येक जो है वो 2 क्रोमैटिड्स के साथ है। इसका मतलब
आपका 95 का जो आंसर होगा इसका भी सेकंड आंसर होगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ऑब्जर्व करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 97 में मैच करना है। 97 में मैच करके आपको देखना है। तो पहला जो दिया हुआ एम फेज, एम फेज में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन आर सिंथेसाइज नहीं, एम फेज में कोई सिंथेसिस नहीं होता है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये होता है, ये आपका आंसर हो सकता है G2 फेज। इक्वेशनल डिवीजन, हाँ, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 97 जो है, 97 में एम फेज को आप किससे मैच करेंगे? तो याद रखिएगा एम फेज जो है वो कैसा डिवीजन है? तो सब लोग कहेंगे ये इक्वेशनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? ये इक्वेशनल डिवीजन है। तो ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन, ये है इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, अब क्या करेंगे 97 G2 फेज। तो G2 फेज क्या? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो G2 फेज क्या है भाई? G2 फेज की बात करेंगे तो यहाँ मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ बात कर लेंगे G2 फेज की तो देखिए क्या होता है भाई। G2 फेज जो होता है ना, तो ये पहला सही है। G2 फेज जो है, ये G2 फेज किसके बीच में आएगा? तो याद रखिएगा G2 फेज किसके बीच में आता है? तो ये आता है S फेज और M फेज के बीच में, S फेज और M फेज के बीच में। अगर हम सेल साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल साइकिल में क्या कहानी है, कितनी बार बताया आपको, ये G1 फेज, ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो M फेज और S फेज के बीच में कौन है? G2 फेज है। तो ऐसा आपका ऐसा जो ऑप्शन होगा वो लगाएंगे, तो ऐसा ऑप्शन होगा। यानी आप G2 को किसके साथ मैच कर सकते हैं? थर्ड के साथ। ये थर्ड वाला होगा और ये फोर्थ को मैच करेंगे, फोर्थ होगा, यानी एम फेज फोर्थ के साथ जाएंगे। अच्छा, क्विसेंट फेज इनएक्टिव फेज होता है। तो सी जो है क्विसेंट फेज, क्विसेंट इनएक्टिव फेज है, इनएक्टिव फेज है, ये इनएक्टिव फेज है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर दिया है, आराम कर रहे हैं सेल। इसी को G0 फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G0 फेज। और इसका जो है वो सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड के साथ मैच करेंगे क्विसेंट स्टेज को। G1 में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। G1 में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा है फर्स्ट, तो हम लगा लेंगे यार, हम पहले का चौथे के साथ जाएंगे, यानी ए का चौथा हमको मिलेगा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ में। और फिर हम बी का तीसरे के साथ जाएंगे, तो ए का चौथा और बी का तीसरा, बी का तीसरा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, बी का दूसरा दे रहा इनएक्टिव फेज। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम जा सकते हैं थर्ड और फोर्थ के साथ। इसमें किसके साथ जा सकते हैं? थर्ड और फोर्थ के पास। चलिए अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब इसके बाद जो सवाल है देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि 99 है और इसमें क्रोमोसोम के नंबर की बात कर रहा है। चलिए 99 है और एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम कोई भी बता देगा यार। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि ये अर्ली मेटाफेज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अर्ली मेटाफेज की बात की जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स बना दिए गए हैं। ये क्रोमोसोम है, नंबर कितना लिया गया है क्रोमोसोम का? 4 क्रोमोसोम ले लिया हम लोग, 4 क्रोमोसोम ले लिया। और अगर मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, देखिए विजिबिलिटी आएगी। यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम लोग, रेड कलर। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? काइनेटोकोर। क्या हो गया? ये काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर हो गया। अब देखिए काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है। अब देखिए क्या कहानी है, इस काइनेटोकोर से क्या अटैच है? सब लोग कहेंगे कि इस काइनेटोकोर से अटैच है, ये हो गया स्पिंडल फाइबर। क्या हो गया? ये स्पिंडल फाइबर। एस्टर रेज यहाँ से एक्सटेंड करे
और स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो गया। चलिए अब सवाल आपसे क्या पूछा है, ये है क्या, तो कोई भी कहेगा ये है लेट मेटाफेज। क्या है, लेट नहीं अर्ली लगाएंगे, सॉरी। तो आप क्या बोलेंगे, ये है क्या, आप कहेंगे ये क्या है, ये अर्ली मेटाफेज है। क्या है, अर्ली। तो बात कर लेंगे, ये अर्ली मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज, तो ये अर्ली मेटाफेज है। चलिए ये अर्ली मेटाफेज, आ रही बात समझ में। अब इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितने होंगे, मान लो ये सेंट्रोमियर है, 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 3 सेंट्रोमियर और 4 सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 4 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4। फिर पूछा गया है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, तो यहाँ नंबर है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है, एक क्रोमैटिड ये, दूसरा क्रोमैटिड ये, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड एक में 2 है, तो 4 में कितने होंगे, यानी 4 × 2, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने होंगे, 8। अब क्या बात कर रहा है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या होगा, 4। फिर आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ काइनेटोकोर, एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर, तो नंबर ऑफ काइनेटोकोर 4 × 2 मतलब हो जाएगा 8। तो आपका आंसर होगा 4848। कहाँ दिया हो, 4848 आपका पहला आंसर है। 4848 4848 499 का आंसर होगा 4, चौथा आंसर होगा इसका। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसके बाद। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है ड्यूरिंग, बात करते हैं एम फेज की बात कर रहा है। कह रहा है 101 क्वेश्चन नंबर है, आप सब जानते हैं 101 क्वेश्चन नंबर है, और कह रहा है कि एम फेज कितना टाइम लेता है, एम फेज कितना टाइम लेता है। आपसे ये पूछा है कि एम फेज कितना टाइम लगता है ह्यूमन सेल में। तो एक बात बताइए, ये सेल साइकिल है, ये क्या है, सेल साइकिल है। अगर हम लोग बात करें इस सेल साइकिल में, ये एम फेज है, ये एम फेज है, और ये इंटरफेज है। ये देखिए, ये हो गया इंटरफेज, और ये वाला जो फेज है ना यार, ये है एम फेज। ये क्या है, एम फेज। आपसे कहा जाए कि जब कोई सेल ह्यूमन सेल की बात कर लो, ये अगर ह्यूमन सेल है तो आपको पता है ना, HC मतलब ह्यूमन सेल। जब ह्यूमन सेल इस इंटरफेस को पूरा करेगा, तो इंटरफेस को पूरा करने में 23 घंटा लगाता है। 23, आ रही बात समझ में। और एम फेज को पूरा करने में, कोई सेल अगर बात करेंगे ह्यूमन सेल, तो एम फेज को पूरा करने में ह्यूमन सेल कितना टाइम लगाते हैं, तो आप बोलेंगे 1 घंटा। क्या लगाते हैं, 1 घंटा। टोटल यानी ये कितना परसेंट हुआ, 95% हुआ, और ये कितना हो गया, 15% हो गया। याद रखिए इस बात को। इसका मतलब ह्यूमन सेल कितने घंटे में डिवाइड होगा, 23 और 1 24 घंटे में। तो हमारा आंसर इसका 1 आवर्स होगा। आंसर क्या होगा, 1 आवर्स। तो 101 का आंसर ऑप्शन होगा पहला, उसी में दिया है 1 घंटा। क्या दिया उसमें, 1 घंटा। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सवाल पूछा, एक ग्राफ पूछा गया है 103 में, और इस ग्राफ में पूछा गया कि कौन सा फेज पूछा गया है ग्राफ में कि भरना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, और आपसे सवाल पूछा गया ग्राफ का। देखिए सवाल पूछा गया ग्राफ में, क्या पूछा गया बताता हूँ मैं। ये इधर बना दिया गया अमाउंट ऑफ, एक तरफ बात कर लेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ DNA, यहाँ बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ DNA। तो यहाँ हमने लिख दिया अमाउंट ऑफ DNA। अब बताइए अमाउंट ऑफ DNA की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ DNA क्या होगा, यहाँ 2C है, और यहाँ क्या ले लिया अमाउंट ऑफ DNA, 4C ले लिया। आ रही बात समझ में। यहाँ फेजेस की बात कर ले रहे हैं, यहाँ G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज, और ये हो गया M फेज। अब अगर हम बात करेंगे ग्राफ की बात करते हैं, चलिए तो ग्राफ खींच देते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं। हमने ले लिया येलो कलर। अब देखिएगा G1 फेज में कांस्टेंट होगा, इसके बाद हम जाएंगे S फेज में। S फेज में कहाँ तक चला जाएगा, 4C तक। कहाँ तक जाएगा, 4C। फिर G2 में कांस्टेंट, फिर यही तो ग्राफ बनाया हुआ है, और फिर M फेज में ये ग्राफ बनाया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। हमारे एनसीईआरटी में एक ग्राफ बनाया हुआ है।
चलिए यहाँ कलर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूछ रहा है ये कौन सा फेज है, और फिर पूछता है कि ये कौन सा फेज है, फिर पूछ रहा है ये कौन सा फेज है और ये कौन सा फेज है। तो नीचे तो मैंने बना दिया, ए मतलब G1 फेज, बी मतलब S फेज, और G2 मतलब C मतलब G2 फेज, और D मतलब M फेज। क्योंकि G1 में अमाउंट कांस्टेंट होता है और S फेज में 2C से 4C हो जाएगा, G2 में 4C रहता है, कांस्टेंट होता है, M फेज में फिर 4C से 2C हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शंस जहां आपको मिलेगा G1 और S, G1 S, G2 और M, तो ऐसा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला मिलेगा। तो 103 का आंसर क्या है, फोर्थ। आ रही बात समझ में? ये देखिए, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। चलिए अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद बात कर लेते हैं। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम लोग। इसके बाद पूछा गया है कि आफ्टर पैकिटीन द बाईवैलेंट आर हेल्ड टुगेदर बाई, पैकिटीन बाईवैलेंट आर हेल्ड टुगेदर बाई, बाईवैलेंट हेल्ड टुगेदर बाई, जो बाईवैलेंट है वो कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, क्याज्मेटा, सेंट्रोमियर, आफ्टर पैकिटीन, क्याज्मेटा, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम, ऑल ऑफ दैट। बात कर लेते हैं। देखिए 104 पूछ रहा है कि आफ्टर पैकिटीन, यानी जब पैकिटीन के बाद क्या होता है, पैकिटीन के बाद आपका आता है, पैकिटीन के बाद लैप्टोटीन आएगा, लैप्टोटीन। और लैप्टोटीन में आप सबको पता है, लैप्टोटीन में ये कहानी होती है, ये कहानी होती है लैप्टोटीन में। लैप्टोटीन में सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, और इस सेग्रीगेशन से आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। और याद रखिएगा एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपका यहाँ पे, वो एक्स शेप स्ट्रक्चर ये बना, याद रखना, रखिए इसको बोलते हैं क्याज्मेटा। क्या बोलते हैं इसको, क्याज्मेटा। तो याद रखिए आफ्टर पैकिटीन जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उनमें क्या सीन होता है, क्याज्मेटा, यानी ये कैसे जुड़े हुए हैं, इसी नोड्यूल यानी इस कनेक्शन की वजह से इसी को बोलते हैं क्याज्मेटा। क्या बोलते हैं, क्याज्मेटा। तो आपका आंसर जो इसमें जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 104। 104 में आंसर है क्याज्मेटा। क्या है, क्याज्मेटा। और ये जो पूरा है ये बाईवैलेंट है, तो ये बाईवैलेंट किससे जुड़ा हुआ है, क्याज्मेटा से। चलिए बात कर लेते हैं, इसका आंसर जो होगा वो आंसर है फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या भाई, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, दिखता है कि विच अकर इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, यानी क्या इंटरफेज में क्या नहीं होता है। तो याद रखिएगा सवाल आपसे ये ऐसा, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, और ये हमारा हो गया एम फेज, ये हो गया एम फेज, और ये जो बचा ये पूरा इंटरफेज है, इसमें 3 फेजेस हैं, पहला G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सवाल कहते हैं कि इंटरफेज में क्या नहीं होता है। तो पहला सवाल है इंक्रीज इन ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस होगा तभी जाके प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होगा। इंक्रीज इन DNA सिंथेसिस, इंक्रीज इन RNA सिंथेसिस, ये भी इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ DNA सिंथेसिस होगा, आ रही बात समझ में, DNA सिंथेसिस होगा, ये बनेगा DNA, आ रही बात समझ में, यहाँ RNA भी बनेगा, RNA सिंथेसिस भी होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, ये सब होगा। और लगातार सेल की साइज जो है, जो सेल की साइज है, इस पूरे फेज के दौरान सेल की साइज बढ़ती है। और आपके फोर्थ ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि सेल साइकिल, यहाँ सेल की साइज बढ़ रही है, वहाँ लिख रहा है सेल की साइज घट रही है। तो 106 में रिडक्शन इन सेल साइज नहीं, पूरे इंटरफेज में सेल की साइज बढ़ती है, घटती नहीं है। तो 106 का आंसर होगा फोर्थ, 106 का आंसर है। यानी 106 में आप किस आंसर के साथ जाएंगे, फोर्थ आंसर के साथ जाएंगे। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके बाद हम सवाल कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद जो सवाल है,
108 क्या है भाई, मैच करना है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है तो सब बता देंगे यार, सेल ग्रो एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, G1 सही है। S फेज में डीएनए एप्लीकेशन सही है। G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो सब में होता है तो वहाँ भी होगा। मेटा फेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम M फेज। तो याद रखिए 108 में आपका आंसर जो सही होगा वो पहला आंसर है। 108 का जो आंसर है वो फर्स्ट, आप मिलाएंगे मैच कर जाएगा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या है 8। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सीक्वेंस पूछा गया है, 110 वाला क्वेश्चन है, इसमें सीक्वेंस पूछा गया है। तो 110 में सीक्वेंस तो कोई भी बता देगा यार, पहले सेल साइकिल में G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस जिस ऑप्शन में मिलेगा वो सही है। अब 110 में आप ये सीक्वेंस ढूंढ लीजिएगा, ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगा फोर्थ में। तो आपका आंसर इसमें क्या है, फोर्थ आंसर है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें पूछा गया है 112 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। 112 में विच वन अकर बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के दौरान क्या होता है। याद रखिएगा टू सक्सेसिव एम फेज के दौरान क्या होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिएगा ये मियोसिस की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये मियोसिस में ये G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे अगर हम लोग, कलर में थोड़ा चेंज करूँगा, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाला फेज जो है ना, ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस क्या है, सेकंड है। आ रही बात समझ में कि नहीं। और ये जो है ये है इंटरकाइनेसिस। क्या ये इंटरकाइनेसिस, क्या ये इंटरकाइनेसिस। आ रही बात समझ में। याद रखिएगा तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में, अच्छा क्या पूछा गया, एक बार मैं एक सवाल को फिर दोबारा ऑब्जर्व कर लूँ यार। विच वन अकर बिटवीन द टू सक्सेसिव, अच्छा एम फेज पूछ रहा है, सॉरी। तो जब एम फेज पूछेगा यानी ये पूरे की बात कर रहा है, एम फेज के दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आता है, तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में कौन आएगा, इंटरफेज। कौन आएगा, इंटरफेज। तो आपका आंसर होगा इंटरफेज। मैंने क्लियरली क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं किया, इसका आंसर है इंटरफेज। एम फेज, दो एम फेज के बीच में आएगा इंटरफेज, इसीलिए नाम भी है इसका इंटरफेज। तो 112 का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड आंसर होगा। वो क्या होगा, थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 113 की बात करेंगे। 113 में एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर क्या है 113 में ये डायग्राम दिया हुआ है। कोई भी डायग्राम देख के बता देगा। याद रखिए ये अगर ये क्या हो गया हमारे सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोसोम, और ये क्या हो गया यहाँ ऐसे क्रोमोसोम अटैच है। सेंट्रोमियर में कितने भाई, 4 बना रखा है, ठीक है। इस 4 स्पिंडल फाइबर्स है। ऐसा सवाल है, देखिए ये डायग्राम है, इसको इधर से अटैच कर दो। देखिए ये डायग्राम है किसका, ये डायग्राम है अर्ली मेटाफेज का। किसका है, अर्ली मेटाफेज का डायग्राम है। अर्ली मेटाफेज, माइटोसिस का मेटाफेज है। किसका है, माइटोसिस का। तो कोई भी बता देगा माइटोसिस का मेटाफेज है। तो इसमें क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, मूव टू स्पिंडल इक्वेटर सही है। क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड सही है। तो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड, नहीं, इसमें आंसर आपका होगा फर्स्ट। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। आ रही बात समझ में। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर हम 115 की बात कर रहे हैं। तो 115 में पूछा गया है साइनेप्सिस अकर बिटवीन। तो कोई भी बता देगा कि साइनेप्सिस किसके बीच में होती है, होमोलोगस सिमिलर क्रोमोसोम के बीच में। दो सिमिलर क्रोमोसोम जब पेयर बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं साइनेप्सिस। इस हिसाब से आपका आंसर है फोर्थ, 2 होमोलोगस पेयर, यानी 115 का आंसर क्या होगा, फोर्थ।
अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप ड्यूरिंग। सब लोग जानते हैं कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डेवलप होता है, जब साइनेप्सिस होता है, और साइनेप्सिस कब होता है, जाइगोटीन में। तो 116 का आंसर होगा जाइगोटीन, और जाइगोटीन ऑप्शन दिया है सेकंड में, तो सेकंड आंसर होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट 117 की बात करते हैं यार। 117 में पूछ रहा है ईस्ट सेल साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लेता है। तो सब लोग जानते हैं 90 मिनट। 90 मिनट आपका आंसर दिया होगा तीसरे में, यानी तीसरा आंसर होगा 117 का। अब हम बात करेंगे 100, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ किस फेज का ये है। तो दिया इसमें कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, और जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए तो बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है यार, बाकी पढ़ना ही नहीं है, मेटाफेज होगा। तो 119 का आंसर मेटाफेज, 119 का आंसर है मेटाफेज। और मेटाफेज किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा मेटाफेज दिया हुआ किस ऑप्शन में, मेटाफेज दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड में। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। अब बात करेंगे नेक्स्ट, चलिए अब बात करेंगे सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या दिया हुआ है, 121 में क्या दिया हुआ है, अ डुप्लीकेट क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड्स। डुप्लीकेट क्रोमोसोम के पास क्रोमैटिड्स कितने हो सकते हैं, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। आपको सिखाया था ना यार कि क्रोमोसोम में ये 1 क्रोमैटिड्स है, जब इसमें डुप्लीकेशन हो जाएगा तो कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे, 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हुआ क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे। तो 121 का जो आंसर होगा आपका, 121 का जो आंसर होगा, ये आंसर होगा 121 का, याद रखिएगा सेकंड आंसर है इसका, सेकंड। अब बात क्या करेंगे, 121 के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 123। इन अर्ली मेटाफेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू। ये बताइए अर्ली एनाफेज में ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे 2 डॉटर क्रोमोसोम में। तो 123 का आंसर है पहला, 123 का आंसर है पहला। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की बात करेंगे, तो सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन द टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। सब लोग जानते हैं कि सेल ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे इंटरफेज में चलता है, याद रखिए, और इसके दौरान साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। तो पहला सही है रीजन, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द 2 स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। नहीं, गलत है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, एस फेज में होगा। इसका मतलब 125 का असर्शन सही है, रीजन गलत है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बात करेंगे 127, क्वेश्चन नंबर 127, 127, याद रखिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें सेल साइकिल का डिफिनेशन दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड। याद रखिए, तो सेल साइकिल का डिफिनेशन है यार, तो आंसर होगा सेल साइकिल। 127 का आंसर होगा सेकंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन कॉन्टिन्यू थ्रू द सेल साइकिल। कौन सा है जो सेल साइकिल के दौरान कॉन्टिन्यू होता है, तो आप कह सकते हैं कि सेल साइकिल के दौरान कॉन्टिन्यू होगा सेल ग्रोथ, यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कॉन्टिन्यू होता है। याद रखिएगा बेस्ट ऑप्शन यही है। एम फेज में भले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होता, लेकिन सेल साइकिल जब कह रहा है तो आप इंटरफेज ध्यान में रखेंगे, वहाँ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कॉन्टिन्यू है। तो आपका आंसर 129 का आंसर है तीसरा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे 131 के बाद 132, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। सब लोग जानते हैं यार मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज क्या है, प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। 132 का क्या आंसर है, प्रोफेज फर्स्ट। अब 133 की बात करते हैं, तो पैकिटीन को मैच करना है यार। पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ए का तीसरे के साथ चले जाएंगे। मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर, तो बी का चौथे के साथ चले जाएंगे। और डाइकाइनेसिस की जब हम बात करते हैं यार, तो आपको मैंने सिखाया है
कि डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा होता है, तो सी का दूसरे के साथ चले जाएंगे। और जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस। तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर इसको टिक कर लीजिए। काइनेटोकोर क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 134 में काइनेटोकोर की बात कर रहा है। तो यार काइनेटोकोर एक प्रोटीन का बना डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस हिसाब से आंसर लगा देंगे। अ ग्रेन्यूल विद इन द सेंट्रोमियर, द सरफेस ऑन द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के सरफेस पर हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्शन नियर द क्रोमोसोम एंड, नहीं आंसर आपका सेकंड होगा, द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के सरफेस पर होगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे सवाल पूछा गया 136 में कि टीलोफेज इज क्या इसका क्लियर स्टेटमेंट है, देखना है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट इन डिस्क्रीट एलिमेंट, पहला सही है, डिस्क्रीट हो जाता है, डिकंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम टीलोफेज में। 136 का न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये भी सही है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रीफॉर्म, ये सब बन जाते हैं। तो याद रखिएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, यानी 136 का फोर्थ आंसर होगा। जब हम आते हैं मेटाफेज में, तो याद रखिएगा मेटाफेज में क्रोमोसोम अपीयर टू लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट। याद रखिए मेटाफेज में किसका डिवीजन होता है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का, किसका, सिस्टर क्रोमैटिड्स का। तो 137 का आंसर होगा फोर्थ, 170 आंसर क्या है, फोर्थ। 139 की बात करेंगे तो क्रोमोसोम आर विजिबल विथ क्रोमैटिड्स इन फेज, क्रोमोसोम आर विजिबल विथ क्रोमैटिड्स, कब होते हैं विजिबल क्रोमैटिड्स में, तो इंटरफेज में नहीं होंगे, लेट प्रोफेज में ही हो जाते हैं विजिबल। तो आपका आंसर होगा सेकंड। अब बात करेंगे हम 141 क्वेश्चन नंबर का आंसर, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड ऑफ, सब लोग जानते हैं ये ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, तो 141 का पहला आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 142 नहीं 143 की बात करेंगे। 143 में पूछा गया है कि क्रोमोसोम आर लीस्ट कंडेंस, सबसे कम कंडेंस क्रोमोसोम कहाँ होता है, तो आप आंसर बोल सकते हैं इंटरफेज। क्या आंसर देंगे, इंटरफेज। अब क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट कि 145, अ मेटाफेजिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, मेटाफेजिक क्रोमोसोम में क्या होता है, 3 क्रोमैटिड होते हैं, नहीं 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो आप आंसर क्या लगा देंगे, 145 का दूसरा। 146 में न्यूक्लियर इन्वेलप स्टार्ट टू डिसअपीयर ड्यूरिंग, याद रखिए 146 में पूछ रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप कब स्टार्ट डिसअपीयर होता है, तो आप बोलेंगे लेट प्रोफेज, यानी 146 का आंसर है चौथा। आंसर क्या है, चौथा। देखिए 147 का जो क्वेश्चन है वो बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप, 147 है, आप देख के ही बता देंगे कि माइटोसिस में न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग, कब होते हैं यार डिसअपीयर, तो पूरी दुनिया जानती है, 10 बार क्लास में बताएं कि प्रोफेज में, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाते हैं। 148 की बात कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रोफेज द क्रोमोसोम बिकम, तो प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम क्या होते हैं, अनटेंगल्ड होंगे और शॉर्ट होते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव। 148 का चौथा आंसर होगा। 149 की जब हम बात करते हैं तो 149 में एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई, एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई, बात करते हैं कैसे होगा, तो याद रखिए सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, क्रोमैटिड सेपरेट, एकदम सही है ये, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है और क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। दूसरा क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है, इसका मतलब बोथ, चौथा आंसर होगा बोथ, पहला और दूसरा। 149 का फोर्थ आंसर है। अब हम बात करेंगे 151। 151 में पूछा गया है कि मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, सब लोग जानते हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होता है, इसका मतलब किस फेज में क्रोमोसोम की मेटा स्टडी की जा सकती है, तो ये आपका है मेटाफेज। ये क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में बेटर स्टडी कर सकते हैं कि क्रोमोसोम पूरी तरह कंडेंस होता है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 आफ्टर S एंड आफ्टर M फेज रिस्पेक्टिवली इफ इट क्रोमोसोम एट इंटरफेज 14। देखिए अगर क्रोमोसोम नंबर 14 है
तो जीवन में हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी जीवन एफ और एम फेज रिस्पेक्टिवली इफ द क्रोमोसोम नंबर 14। याद रखिएगा कि अगर सब लोग जानते हैं यार, कितनी बार बताया कि जीवन में क्रोमोसोम नंबर अगर 14 है तो वो 14 हो, इसका मतलब 2n इजकल टू 14। और आपको मैंने बताया है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम कहीं नहीं चेंज होता है पूरे फेज के दौरान। अगर यहाँ 2n है तो पूरा गोला घूमने के बाद भी क्या होगा, 2n होगा। इसका मतलब 14, 14 और 14, इसका मतलब आपका आंसर 153 का आंसर क्या होगा, तो ये आंसर होगा आपका सेकंड। आ रही बात समझ। फिर पूछा गया है लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, सारे जीवन का लाइफ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है जिसका नाम है जाइगोट। चलिए, तो 154 का आंसर होगा पहला। अब हम बात करेंगे 155। पूछा गया एक प्लांट सेल में 12 क्रोमोसोम है, एट द एंड ऑफ माइटोसिस यानी 2n इक्वल टू 12 है 12। हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड इफ G2 फेज। याद रखिए कांस्टेंट होता है तो चाहे वो G2 हो, चाहे S हो, चाहे G1 हो, सब में 12 होगा। तो 155 का आंसर 12 है। 156 की बात करते हैं तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल इन ईच सेल। तो याद रखिए इन ईच सेल नहीं, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस the amount of DNA remain, the chromosome number is increase, नहीं, the amount DNA डबल, हाँ प्रत्येक सेल में अमाउंट का डीएनए डबल हो जाएगा। तो 156 का चौथा आंसर होगा। 157 में पूछा गया है द फेज ऑफ सेल साइकिल व्हेन डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव। ये बताइए डीएनए रेप्लिकेशन जिस फेज में होगा उसमें डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव होगा, यानी इसका मतलब आपका आंसर होगा एस फेज, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो 157 का आंसर होगा एस, मतलब सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट को, सेंट्रियोल रेप्लिकेट। आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल्स ये दोनों जीवन फेज में रेप्लिकेट नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये रेप्लिकेट करता है G2 फेज में और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करता है S फेज में। तो आपका आंसर होगा S फेज, आंसर होगा S फेज। अब S फेज नहीं दिया है तो आप इंटरफेज लगा सकते हैं। अब बात करेंगे 160 वाली बात कर लेते हैं भाई। 160 क्वेश्चन नंबर 160, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, इसको बोलते हैं जीवन। दिस अकर एट द एंड ऑफ, इसमें यार G1 फेज भी लगा सकते हैं, M फेज भी लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में, मैंने आपको क्लास में G1 फेज बताया होगा। बात करेंगे क्यों। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 161 की बात कर लेते हैं। ये तो 162 की बात करते हैं। 162 में पूछा गया कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल अकर इन। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है, एम फेज में चीजें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो 162 का आंसर आपका होगा फोर्थ। अब फिर सीक्वेंस पूछा गया माइटोसिस का, तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो 163 का आंसर है सेकंड। 164 में इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, सेंट्रीपिटल यानी आउटर टू पेरीफेरी, सेंट्रीपिटल क्लीवेज होगा। 165 की बात करता है एंड द एग्जांपल ऑफ सिंसाइटियम। सिंसाइटियम मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, मतलब नारियल पानी, नारियल पानी मतलब लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, यानी 165 का आंसर है पहला। अब हम बात करेंगे 166, तो ये बात करना नहीं है। हम 167 में असर्शन दिया है गैमेट्स आर फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली आइदर फ्रॉम डिप्लॉयड या हैप्लॉयड पेरेंट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमेट्स आर फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली आइदर फ्रॉम डिप्लॉयड या हैप्लॉयड। गैमेट दोनों से बन सकते हैं और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है, पहला सही है। दूसरा, इन डिप्लॉयड पेरेंट्स गैमेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू माइटोसिस। इन डिप्लॉयड पेरेंट्स गैमेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू, माने डिप्लॉयड पेरेंट्स में गैमेट्स हमेशा मियोसिस से बनेंगे, वाइल इन हैप्लॉयड पेरेंट्स इट अकर थ्रू, नहीं गलत, पहला असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो 167 का आंसर ये है कि पहला ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, यानी थर्ड आंसर होगा। 168 की बात करेंगे तो याद रखिए द फेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस, फेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस। मियोसिस से क्या होगा, हैप्लॉयड सेल बनेगा, यानी 168 का आंसर होगा हैप्लॉयड, यानी हैप्लॉयड फेज शुरू होगा, गैमेटोफिटिक फेज। अब 170 की बात कर लेते हैं। इवोल्यूशनरी एडवांटेज मियोसिस कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। यार इवोल्यूशनरी
जो एडवांटेज है वो कैसे आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, जो पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आएगा। तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रॉन्ग फॉर द मियोसिस के लिए क्या गलत है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, इट अकर इन डिप्लॉयड, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, इट अकर इन डिप्लॉयड सेल, अकर इन हैप्लॉयड सेल। देखिए 171 का तीसरा होगा, मियोसिस कभी किसी हैप्लॉयड सेल में नहीं हो सकता। 172 की बात करेंगे, ईच बाईवैलेंट अपीयर टू हैव 4 क्रोमैटिड्स कॉल्ड, अगर बाईवैलेंट में 4 क्रोमैटिड्स आ जाते हैं तो उसीलिए उसको टेट्राइड बोलते हैं। इसका मतलब आपका 172 का आंसर है टेट्राइड। 173 में पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन, क्रॉसिंग ओवर से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन, बताया था आपको कि नया कॉम्बिनेशन बनेगा। 174 डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ एंड द ईयर, ऐसा कहाँ होता है, oocytes ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स नहीं, इनवर्टिब्रेट में होगा और सम इनवर्टिब्रेट में होता है, oocytes ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। 175 टर्मिनाइजेशन इन कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ क्यास्मेटा, मूवमेंट ऑफ क्यास्मेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जीन सेम क्रोमोसोम, जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, क्यास्मेटा, टर्मिनेशन इज कनेक्टेड विथ मूवमेंट ऑफ क्यास्मेटा, क्यास्मेटा का मूवमेंट होगा। तो 175 का आंसर होगा फोर्थ। मियोसिस इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिजल्ट, ये मियोसिस इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिकॉम्बिनेशन बनता है। तो 176 का आंसर होगा आपका चौथा। फिर 177 में पूछा गया है कि एनिमल मियोटिक डिवीजन अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द गैमेटिक मियोसिस कहाँ होता है, गैमेटिक मियोसिस होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। याद रखिए जब प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगा तभी तो मियोसिस होगा, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटिक मियोसिस होता है। 177 का आंसर होगा सेकंड। 178 में पूछा गया है कि कौन मियोसिस का फीचर नहीं है, तो लिखा है मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड ड्यूरिंग द एस फेज। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड बट ओनली सिंगल, एक बार डीएनए एप्लीकेशन सही है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, मियोसिस इन्वॉल्व पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। तो 178 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। 179 इन मियोसिस रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन, इन मियोसिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है और इसलिए इसका आंसर होगा 179 का आंसर है तीसरा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 180 में क्या पूछा गया है, विच इज यूनिक इन माइटोसिस एंड डज नॉट इन मियोसिस, कौन माइटोसिस में यूनिक है, होमोलोगस पेयर क्रॉसओवर नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसओवर, क्रोमैटिड आर सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। हाँ, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट के दौरान माइटोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, लेकिन मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती है, माइटोसिस में होती है। तो आप बोलेंगे कि विच यूनिक इन माइटोसिस क्रोमैटिड आर सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, जो मियोसिस फर्स्ट में नहीं होता, एनाफेज फर्स्ट में। 180 का आंसर है फोर्थ। एक बार आंसर मैच करिएगा, जो दिक्कत होगी वो क्लास में या तो डिस्कस कर लीजिएगा या फिर क्लास के बाहर आके पूछ लीजिएगा, बात करेंगे टेस्ट के बाद। थैंक यू सो मच।